तो ये तुम लोगों के लिए मैंने काफ़ी अच्छा सा बायोमोलिक्यूल्स का सिस्टम बना दिया, ठीक है। बेसिकली तुम लोगों ने इतना कमेंट किया भाई कि वीडियो लाओ, क्या वाज लाइक अब मैं वीडियो ला रहा हूँ तो कुछ अच्छा कर ही देता हूँ उनके लिए। सो बेसिकली मैंने स्लाइड्स क्रिएट की हैं तुम लोगों के लिए, जिससे काफ़ी ज़्यादा इजीली तुम रिवाइज कर पाओ, ठीक है। सो बेसिकली अगर तुम इसको जस्ट व्यू कर लेते हो तो इतनी फोटोग्राफिक मेमोरी तुम्हारा हो जाएगा, ओके। सो ये देख लो कैसा लग रहा है तुमको और बताओ, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, लिविंग टिश्यू, ये सारे कुछ माइक्रोमोलिक्यूल्स और ये सारी चीज़ें, ठीक है। जो मेन तुम्हें स्क्रीनशॉट लेके तुम पढ़ भी सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको मैं अभी वापस से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डीप एकदम अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। सो ये आर्किटेक्चर वगैरह है, क्यों है, क्या है, ठीक है, ये भी बता चुका हूँ, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ, ये अच्छे से पढ़ लेना एक बार। और स्ट्रक्चर भी ये टर्शरी वाला तुमको पता होना चाहिए कि टर्शरी स्ट्रक्चर में तुमको सारी एसेंशियल चीज़ें मिलती हैं, और इसके बाद हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि तुम ये पॉलीसेकेराइड वाला सारा कुछ अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। सो इससे तुम्हारे हेल्पफुल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसके बाद क्या है, हाँ, ये स्टेरिक एसिड वगैरह, ओके। सो जेनेटिक ब्लूप्रिंट मेरा ऐसा कुछ दिखता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये तुमको याद करना है बस। बाकी ये तुमको एमबीआई में मैं और अच्छे से बताऊंगा, तो उसकी कोई दिक्कत लेनी नहीं है तुमको। एक ब्लूप्रिंट है, ये सारा कुछ ये अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बेसिक फंक्शन और इसका क्या एग्जांपल है। इसके बाद में अपना एंजाइम वाला क्या है, कैसे एक्टिव साइट है, और ये सारी चीज़ें चलती हैं। बाद में अपना ये है कोफैक्टर मेटालाइन कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, ठीक है। और लास्ट में तुम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सा बॉन्ड कौन सा क्या बिल्ड करता है, किस पे क्या है, जिससे तुम काफ़ी ईजिली क्रैक कर सको कुछ। और बाकी ये सारा चीज़ है, ठीक है। सो आई होप सो ये तुमको पसंद आ रहा हो। बाकी अगर तुमको ये चाहिए कि मैं एक्सप्लेन करूँ, तो अभी मैं कुछ ऐसा 6-7 चैप्टर इकट्ठे जब एक्सप्लेन करूँगा एनसीईआरटी एंड उसके साथ, तो ये मैं ऐड कर दूँगा, जिससे तुमको अगर बाद में रिवाइज़ करना हो तो कर सकते हो। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए तुम रिव्यू कर सकते हो इस चार्ट से, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और अच्छे से मज़े करो, ठीक है। अच्छे से नीट की प्रिपरेशन होगी बिल्कुल एकदम मस्त से। तो आज मैं करने वाला हूँ हमारा मतलब बायोमोलिक्यूल का बहुत अच्छा सा रिवीजन, ठीक है। इसका एनालिसिस पढ़ते हैं थोड़ा सा। प्रोटीन और एंजाइम के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि 2 क्वेश्चन तुमसे इससे पक्का है। बाकी कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसेकेराइड, फलान ढिमकाना, कोलेजन, स्टार्च का कौन सा कहाँ पे लिंकेज है, रिड्यूसिंग कौन सा है जगह तुमसे, ठीक है। ये तुम्हारे टॉप 5 क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। नीट में तुमको एक ना एक क्वेश्चन इससे मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो, मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ केमिकल एनालिसिस। रुको, उसके पहले नाम में घुसते हैं। बायो मॉलिक्यूल, बायो मतलब लिविंग, और मॉलिक्यूल्स का मतलब तुमको पता ही है, एटम का वो क्या बोलते हैं उसको, संगठन इज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि हमारे लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, लिविंग टिश्यू के अंदर है। अब मैं केमिकल एनालिसिस के बारे में बात करता हूँ। केमिकल एनालिसिस हम लिविंग टिश्यू को कर रहे हैं। अब उसको करने के लिए सबसे तुमको क्या चाहिए, ये मोटार पिस्टल, ठीक है। फिर ये CCl3 जो भी है, ठीक है, इसको क्या है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ही बोलते थे ना, हाँ। तो इसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ही बोलते हैं हम, ठीक है। अब ये करेगा क्या दोस्तों, जो मेरा लिविंग टिश्यू है उसको एकदम उसकी चूरन बनाने में मदद करेगी। अब वो मैं चूरन जब बनाऊंगा तो उस चूरन को मैं छानूंगा, ठीक है। और जो चूरन मेरा छन जाएगा उसको मैं बोलूँगा एसिड सोल्यूबल पार्ट, और जो चूरन मेरा नहीं छनेगा, छन्नी के ऊपर रह जाएगा कपड़े पे, उसको मैं एसिड इनसॉल्युबल बोलूँगा, ठीक है। तो छन्नी में छना हुआ मामला माइक्रोमोलिक्यूल हो जाएगा, जिसका 18 से 800 डाल्टन साइज बोला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद उसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं, अमाइनो एसिड आएगा, मोनोडाइसैकेराइड्स आएंगे, शुगर, और न्यूक्लियोटाइड्स आएगा, ठीक है। ये सारे मोनोमर्स हैं, ठीक है ना। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए पॉलीमर जो होता है वो मेरा प्रोटीन होता है। मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर हम उसको डालते हैं, जिसका वेट जो रहता है 10,000 डाल्टन तक लगभग होता है, ठीक है। और पॉलीसेक्राइड भी पॉलीमर है मोनो और डाइसेक्राइड्स का, तो सिंपल, और न्यूक्लिक एसिड भी उसी का, ठीक है। अब ये सब छन्नी छानने वानने के बाद भी तुम्हारे पास कुछ एसेस पड़ती हैं, जिसको हम इनऑर्गेनिक ऐश बोलते हैं। अब उसको तुम जलाते हो, उसका ड्राई वेट निकालते हो, और उसके अंदर से सारे सोडियम, फॉस्फोरस, फलान ढिमकाना इनऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं वो तुम एक्सट्रैक्ट करते हो, और वहाँ से तुमको उसका कंसेंट्रेशन पता लगता है एक लिविंग टिश्यू के अंदर। अब यहाँ पे एक आते हैं हमारे थैले वाले चचा, ठीक है। अब लिपिड जो होता है वो थैले के अंदर रहता है, इट मीन्स कि ये थोड़ा अपना जो साइज है वो एसिड सोल्यूबल जैसा अल्टर कर लेता है, ठीक है ना। साइज का मतलब वेट नहीं होता, ओके। तो वेसिकल जो होता है इसकी वजह से नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब कि पानी से दूर, एसिड से दूर, तो ये कहाँ जाएगा, एसिड नॉन सोल्यूबल में, वहाँ पे भले इसका वो है, पर एसिड इनसोल्यूबल होने की वजह से ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आएगा, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको पढ़ने वढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कचड़ा है पूरा, ठीक है। और क्वेश्चन बनेगा तो अब ये देख लो, क्वेश्चन यहाँ से भी अगर आने का मन हुआ तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि धरती का जो ज़मीन है उसमें क्या क्या कंसंट्रेशन है और ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या कंसंट्रेशन है उसका नाप तोल करेंगे, ठीक है। जैसे तुमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन चाहे धरती का, अर्थ का क्रस्ट हो या फिर तुम्हारे बॉडी के अंदर हो, दोनों में सबसे ज़्यादा रहेगा। ह्यूमन बॉडी के अंदर 65% रहेगा, वेराज तुम्हारा अगर धरती की बात करता हूँ तो 45+ रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेरा जो इंपॉर्टेंट बात है कि तुमको सिलिकॉन के बारे में पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सिलिकॉन का एस भी नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि अर्थ के क्रस्ट में सिलिकॉन ऑफ कोर्स रहेगा ही, है ना। और बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं है, कचड़ा है सब कुछ, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन तुमको पता है हमारे बॉडी के अंदर रहेगा, हाइड्रोजन कम ही रहता है और कार्बन थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा। अब ये सोडियम पोटेशियम याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमको पता ही है। अभी हम बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की, ये भी कचड़ा ही है, तुमको फालतू याद करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके बाद मेरा अमाइनो एसिड के बारे में। अमाइनो एसिड अगर तुमने MBI चैप्टर किया होगा तो तुम्हें पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो अमाइनो एसिड होते हैं बेसिकली, एक तो अमाइनो ग्रुप है, मतलब कि NH2 नाम में है, और एसिड, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड के बारे में सब कुछ है। एक कार्बन जो कि हर जगह से पड़ा हुआ है उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, और ये सारी चीज़ें हैं। सो हर एक जो अमाइनो एसिड जो होता है उसको हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलते हैं, रट लो ये बात है, ठीक है। एक ऐसा अल्फा कार्बन का अमाइनो एसिड, ठीक है, उसको हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलते हैं, किसी भी टाइप का हो। जनरली हमारे पास 20 अमाइनो एसिड है जिसमें से 10 नॉन एसेंशियल हैं, 10 मेरे एसेंशियल हैं, और एसेंशियल में से भी 2 मेरे सेम एसेंशियल हैं, कि मतलब बच्चेपन में नहीं बनता है बट आफ्टर फ्यूचर एडल्ट होने पर वो बनने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है, R ग्रुप रहता है, वेरिएबल ग्रुप। बेसिकली यहाँ पे एक तुम्हारा NH2, एक COH रहेगा, एक हाइड्रोजन रहेगा, एक यहाँ पे R ग्रुप रहेगा जिसको अल्काइल ग्रुप भी बोलते हो तुम, ठीक है। अल्काइल ग्रुप क्या है, 10वीं की भाई साइंस में हमने पढ़ा था कि जैसे हमारे CH3 एंड फलान ढिमकाना जैसी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी अमाइनो एसिड बेसिकली मेरा माइक्रोमोलिक्यूल है, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है, मोनोमर ऑफ प्रोटीन जो होता है उसी को हम कहते हैं अमाइनो एसिड। बहुत सारे बेसिकली जो अमाइनो एसिड है मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन, गॉट इट। ये हमारा कुछ ऐसा दिखता है, इसको तुम अच्छे से देख सकते हो कि जैसे R एल्काइल है यहाँ पे, ये सारा कुछ जैसा मैंने यहाँ पे बना के दिखाया, ठीक है। और मोनोमर बोल दो, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन अमाइनो एसिड होता है, ये वही है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स होते हैं बेसिकली। BH जो रहता है अमाइनो एसिड का वो एग्जिस्ट करता है ज्यूटर आयनिक फॉर्म में, ताकि वो डिफरेंट वो दिखा सके, PI, ठीक है ना। PI क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट नहीं है हमारे में, चिंता मत करो। केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिपेंड करती है कौन सा कितना ग्रुप लगा हुआ है। ऑफकोर्स अगर एसिडिक है तो एसिडिक का अमाइनो एसिड हो जाएगा, बेसिक वाला ग्रुप है तो बेसिक हो जाएगा। अगर कुछ अलग सा R में लगा हुआ है ऐसा बेंजीन टाइप सा तो एरोमेटिक टाइप सा हो जाएगा, गॉट इट। ज्यूटर आयन का नेट चार्ज 0 ही होता है क्योंकि प्लस भी उतना रहता है माइनस भी उतना ही रहता है, तो वो सारे फॉर्मल चार्ज दिखाने के होते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप अगर जिसमें लिखा है वो एलेनिन है। बाकी ये सारी चीज़ें देखो, अभी यहाँ का मत पढ़ो तुम, इधर देखो ध्यान। अमाइनो एसिड का बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप में क्या क्या बोलता हूँ। सबसे पहले अगर R ग्रुप मेरा जो है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा तीनों ग्रुप, तो मेरा R ही बस जो है, मतलब जो R वाला जो ग्रुप है वही बस तू इधर उधर करके बोलेगा ये मेरा भैया एसिडिक अमाइनो एसिड, ये बेसिक अमाइनो एसिड, और फिर ये मेरा ऐसा एरोमेटिक करके, ठीक है। न्यूट्रल न्यूट्रल भी है बहुत सारे। तो एसिडिक में क्या करोगे, एसिड है COH वाला ग्रुप चिपका देना है, तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। एस्पार्टेट और ग्लूटामेट इसका होता है एग्जाम्पल, याद कर लेना। एस्पार्टेट ग्लूटामेट कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। वैसे भी एस्पार्टेट एसिड होता है, ग्लूटामेट एसिड होता है। बेसिक अमाइनो एसिड वही ज्यूटर आयनिक फॉर्म में है, NH3 तुम चिपका देना तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे कि लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टडीन। ये मेरा DNA पे भी काम आएगा पैकिंग वैकिंग करने में, तुमको पता ही हुआ। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, DNA मेरा नेगेटिव चार्ज रहता है, जिसकी वजह से पोलैरिटी क्रिएट करने की वजह से वो पैकिंग हो जाती है एकदम मसी। न्यूट्रल अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेलाइन होता है। एरोमेटिक अमाइनो एसिड मेरा टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फेलाइन, एलिनिन होता है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जो होता है मिथियोनिन, सिस्टीन होते हैं। अब स्ट्रक्चर तुम कैसे याद करोगे, बेसिकली जो मेरा ग्लाइसिन होता है वो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड रहता है, माने R की जगह H चिपका देना, दैट्स इट। R की जगह H माने ग्लाइसिन, ठीक है। R की जगह H माने ग्लाइसिन, सिंपल अमाइनो एसिड। एलेनिन कुछ ना दोस्तों, वही CH3 चिपका देना है R ग्रुप में, CH3। सेरीन में अपना इथेनॉल चिपका देना, ठीक है। सो सेरीन, इथेनॉल, एलेनिन मीथेन, और मिथाइल है, मीथेन नहीं। ग्लाइसिन मेरा सिंपल हाइड्रोजन, व्हाट इट, ग्लाइसिन हाइड्रोजन। उसके बाद कौन सा था, एलेनिन, क्या था, मिथाइल। उसमें सेरीन में दारू, इथेनॉल, व्हाट इट। सेरीन तो तुम कभी ना भूलने वाले हो, ठीक है। सो समथिंग ऐसा दिखता है। एसेंशियल अमाइनो एसिड वही है, 8 मेरे हैं बहुत ज़्यादा, और 2 मेरे ऐसे ही हैं सेमी वाले। अब एसेंशियल क्या होगा दोस्तों, वही जो तुम्हारे पास ना होगा तुमको ज़रूरत है, सिंपल,
ठीक है। बाकी जो तुम्हारे पास है और तुमको ज़रूरत भी है तो उसकी कौन ही इज्जत करता है दोस्तों, जो हमारे पास पहले से ही सामान पड़ा है भले उसको हमको ज़रूरत है। जैसे तुम्हारे पास फ़ोन लैपटॉप होगा पर तुमको चाहे कि मेरे को मैकबुक चाहिए, अब मैकबुक है तो फिर तुम और ख़तरनाक सी बोलोगे मुझे तो भाई अब स्मार्ट बोर्ड ही चाहिए पूरा सा, मैं खुद ही नोट्स बनाऊँगा, खुद ही टीचर बन जाऊँगा, है ना। ठीक है, तो अब ये सारे याद करने के लिए तुमको कुछ नहीं, ट्राई दिस VIP मॉल वाली ट्रिक चिपका देनी है, ठीक है ना। मॉल से हो जाएगा तुम्हारा ये वाला क्या बोलते हैं मिथियोनिन, ए से आ जाएगा तुम्हारा आर्जिनिन, डबल L से आ जाएगा तुम ये ले लो क्या बोलते हैं ल्यूसिन और लाइसिन, गॉट इट, ये हो जाएगा। बाकी ट्राई से तुम्हारा ट्रिप्टोफैन पूरा है, कहाँ गया ट्रिप्टोफैन पूरा। इसके बाद ये वाला टी से ट्रैनिन एंड फलांडिम का ना, ये सारे ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। सो आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ट्रायोनिन, वेलाइन, फिलांडलिन, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन, ये 2 मेरे सेमी एसेंशियल वाले, आर्जिनिन एंड हिस्टोडिन, गॉट इट। सो ट्राई दिस VIP मॉल से तुम ये कर सकते हो। मैंने इसको सीक्वेंस में नहीं लिख पाया जल्दी जल्दी में, पर तुम इतना यार समझदार हो, आई नो भाई तुम कर लोगे। अब NCERT देख लेता हूँ। मिथाइल ग्रुप है एलेनिन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सिंपल अगर H बस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा ग्लाइसिन, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको मार्क भी कर देता हूँ मैं। अब इसके बाद फिजिकल केमिकल वो डिपेंड करता है तुम्हारे पास क्या चिपका हुआ है उस ग्रुप के में R में, और बेसिक वाले में लाइसिन हो जाएगा, और न्यूट्रल में वेलाइन हो जाएगा, और एरोमेटिक में टायरोट्रिफिनाइल ट्रिप्टोफैन हो जाएगा। प्रॉपर्टी जो है अनेजेबल होती है, इट मीन्स कि ये मेरा इधर से उधर चार्ज शिफ्ट भी हो सकता है, बट ज्यूटर एन जो रहता है उस पर फॉर्मल चार्ज होता है, इट मीन्स ना वो पॉजिटिव होता है ना वो न्यूट्रल होता है, वो होता है अरे ना वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है, वो होता है क्या न्यूट्रल, वॉट इट ज्यूटराइन। बाकी अगर एसिडिक है तो कौन सा चार्ज आएगा COO निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज आएगा। अगर वो मेरा वैसा वाला है तो पॉजिटिव, वॉट इट बेसिक वाला। ल्यूट्रायनिक फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है कि पॉजिटिव लग जाएगा और इधर इधर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हो जाती हैं। ये कुछ ना भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुमने पढ़ा है वही सारी चीज़ें। लिपिड, लिपिड क्या होता है जनरली इन वाटर इनसॉल्युबल, लिपिड माने तेल, तेल कभी नहीं मिलता पानी में, माने वाटर इनसॉल्युबल। इसके बाद कुछ भी फैटी एसिड हो सकता है, फैटी एसिड बेसिकली कार्बोक्साइल ग्रुप के साथ R ग्रुप चिपका रहेगा, ठीक है। अब तुमको याद कराता हूँ मैं पाल्मेट्रिक एसिड और स्टेरिक एसिड और एरेगेनोइड एसिड। देखो जो मेरा पाल्मेट्रिक एसिड है, स्टेरिक एसिड, तो स्टेयरिंग पे रख के तुमने अपना हाथ चला दी गाड़ी और मिल गया तुमको एरेगेनोइड एसिड, ये 20 कार्बन है, ये 18 कार्बन है, ये 16 कार्बन है, गॉट इट। पाम रखा 16 कार्बन मिला, स्टेयरिंग चलाई 18 कार्बन मिला, और एरेगेनोइड माने स्पाइडर और स्पाइडर को मंगाया तो 20 कार्बन मिला, गॉट इट। सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कवर। कहाँ गया ये, ठीक है। फैटी एसिड सेचुरेटेड है, वही बेसिकली जो फैटी एसिड सेचुरेटेड वाले हैं उसके अंदर कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, इट मीन्स वो सेचुरेटेड है, गॉट इट। सिंगल बॉन्ड कम हो जाएगा, अनसेचुरेटेड है डबल ट्रिपल कहीं भी तुम कुछ भी डालते रहो, ठीक है। अब अनदर लिपिड जो होता है उसको हम ग्लिसरॉल बोलते हैं, और ग्लिसरॉल जो होता है उसको हम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसमें 3 दारू वाले ग्रुप है, इट मीन्स एल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। बचपन में बोलते थे, अभी तो तुम हाइड्रोक्साइल ग्रुप बोलोगे, ठीक है। अभी फैटी एसिड जो होता है फाउंड होता है तो उसी से एस्टरिफिकेशन करता हूँ मैं ग्लिसरॉल का, जहाँ पे फलान ढिमकाना मिलती हैं चीज़ें। इसके बाद आते हैं मेरे मोनो, डाई और ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। फैट ऑयल बेस्ड इन सब का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जनरली ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसीलिए वो जनरली तेल के फॉर्म में होते हैं, मतलब बहते रहते हैं दोस्तों, है ना। और घी का जो रहता है वो थोड़ा अलग रहता है, पर सैचुरेटेड है इसलिए, और कुछ नहीं। फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में तुमको लेसिथिन मिलता है। लेसिथिन माने फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड माने तुमको ये तुम्हारे लंग्स के ऊपर परतों में मिल जाएगा ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके। सर्फेक्टेंट है लेसिथिन, फॉस्फोलिपिड है, व्हाट इट। सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। न्यूरल टिश्यू है वह लिपिड्स विद द और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सिंपल सी बात है, ठीक है। न्यूरल वाला है तो कॉम्प्लेक्स ही रहेगा ना, ईजी तो होगा नहीं कि सिंपल है भैया ऐसे ही पड़ा रहता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एकदम कॉम्प्लेक्स रहता है, उसमें माइलिन शीट बेसिकली जो है वो उसकी बात कर रहा है। सो N2 बेसिस में हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं, ठीक है, ये सबको पता है। और उसमें भी AG कट, वही ना AG कट के बारे में यहाँ पे है, तो बताऊँ इसको भी तुमको, पढ़ा रहा हूँ तो बताना ही पड़ेगा ऑफकोर्स। सो फॉस्फेट ग्रुप इज एस्टेरिफिकेशन इन न्यूक्लियोटाइड। देखो दोस्तों, जब भी तुम्हारे पास शुगर है, शुगर मानिए न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड के साथ तुमने जोड़ दिया फॉस्फेट, फॉस्फेट हो गया तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है। अभी तुम्हारे पास N2 बेस है प्लस शुगर, तो तुम इसको बोलोगे न्यूक्लियोसाइड है, ये साइड है दोस्तों, तुमने इसको साइड दे दिया। स्पेलिंग पे मत जाना दोस्तों, अभी मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए हो रहा है, ठीक है। सो N2 बेसिस में प्यूरिन पायरेटिन होते हैं, जहाँ पे AG कट मिलता है तुमको, ठीक है। पेंटो शुगर मिला दिया तो डीऑक्सी राइबोस होती हैं, राइबोस शुगर हो सकती है RNA के लिए, डीऑक्सी हो सकती है DNA के लिए, सो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा।
न्यूक्लियोसाइड के साथ H3PO4 लगा दिए तुम फॉस्फेट ग्रुप, तो मिल जाएगा तुमको न्यूक्लियोटाइड, जिसको तुम पॉलीमराइजेशन करके तुम उसको बोलोगे क्या, न्यूक्लिक एसिड। पॉलीमराइजेशन क्या होता है दोस्तों, दुनिया भर की चीज इकट्ठे पॉलीमर बना दो उसको तुम, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझा दूं तुमको, कुछ ना दोस्तों, ग्लूकोज में बहुत अच्छी चीजें हैं, 6 कार्बन की रिंग पड़ी हुई है। राइबोज में 5 चीजें हैं, ठीक है। ग्लाइसिन अभी मैंने तुमको बता दिया है, ये दोस्तों आर की जगह एच लगा। इसके बाद एलेनिन आती है, जहाँ पे तुम मिथाइल लगा दे तो आर की जगह सेरिन आती है, माने दारू, ठीक है। बाकी पाल्मेट्रिक एसिड 16 कार्बन, ग्लिसरॉल, ट्राई हाइड्रोक्सी, हाँ, ट्राई हाइड्रोक्सिल ग्लिसराइड करके ऐसा कुछ नाम है। और बाकी ये ट्राइग्लिसराइड है। तीनों चीज़ें ऐसे ऐसे ग्रुप्स जो हैं ऐसे चिपका दिए हैं जोड़ जोड़ के, ठीक है। OH नहीं है, OH को तुमने CO ऐसे करके लगा दिया है, और H हटा के R ग्रुप है। अब लेसेथिन का स्ट्रक्चर जब भी तुमको देखना हो, 3 CH3 नीचे पड़े हुए हैं, 3 CH3 नीचे पड़े हुए हैं, लेसीथीन, लेसीथीन 3 CH3 नीचे, ठीक है। लंग्स में सरफेक्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल में वाई, कोलेस्ट्रॉल में वाई, ठीक है। जनरली तुमको बनाने के लिए आएगा नहीं, सो इट कोलेस्ट्रॉल में बाकी मोनास्कस पर प्यूरस से स्टैटिन निकलता है, जिसकी वजह से वो जो ब्लॉकेज रहता है कोलेस्ट्रॉल CF2 अनफ्लांडिंग का ना, वो ओपन हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस अपना ह्यूमन हार्ट वाला चैप्टर, ठीक है। एडेनिन, प्यूरिन, वही सारी चीज़ें हैं, ये ऐसा तो कुछ दिखता हुआ है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बाकी तुमको पता ही है, कुछ अलग से। एडिनोसाइन माने ये न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। और ये मेरा फॉस्फेट ग्रुप लगा है तो न्यूक्लियोटाइड होगा ये, ऑफ कोर्स। ये ध्यान देना, न्यूक्लियोटाइड में ना वाइलिक एसिड करके लिखा होगा, ठीक है, वेरेज न्यूक्लियोसाइड में आयन करके लिखा होगा, ठीक है। बाकी पायरामिडीन में, यूरेसिल में क्या रहता है कि एक CH3 नहीं रहता, और उसमें रहता है, ठीक है, थायमिन में। यहाँ पे बना हुआ नहीं है क्या, नहीं है, तो छोड़ो दोस्तों। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि हमारे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं फ्रॉम द फॉर आवर ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है ना। लाइक अगर तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जो कि तुम्हारे लिए इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल वे में इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल मतलब कि जैसे कि हमारे नेचर को हेल्प कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्रोसेसेस एंड ऑल, ठीक है। या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जैसे कि हो गया अपना अमाइनो एसिड, शुगर, लिपिड वगैरह, वो सारा मेरा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो जाएगा। और सेकेंडरी में जैसे कि पिगमेंट हो गया मेरा, ये इकोलॉजिकल, भाई तुमको सुंदरता देखने को मिल रही है ना, सुंदर सुंदर सा भाई, एंथोसाइन, ये वाटर सोल्यूबल है। ये मेरा कैरेटोनॉइड हो गए, ये सारे मेरे पिगमेंट्स हो जाते हैं। ये एल्कलॉइड्स वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। मॉर्फिन और कोकेन, इसको कोकेन नहीं कोडीन नहीं बोलते हैं, बट ठीक है, अगर तुमको याद करना हो तो एल्कलॉइड माने मॉर्फिन कोडीन, एल्कलॉइड माने मॉर्फिन कोडीन, ठीक है। ACM, ठीक है। और टर्पिनॉइड्स का मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, टर्पिन टर्पिन टर्पिनॉइड्स, ठीक है। एसेंशियल ऑयल, वही लेमन ग्रास ऑयल, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑयल ऑयल से याद कर लोगे तुम। टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स होते हैं राइकिन, एब्रिन, ठीक है ना। टॉक्सिन में भी आई आई करके आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, सिन, सिन सिन और रिन, ठीक है। अरे कम ऑन, हाँ, सिन, रिन, आई, जिन, ऐसे करके, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। और लेक्टिन्स जो है मेरे, या ओके, तो तुम लेक्टिन को भी कैसे उसमें डाल दोगे टॉक्सिन्स में, नहीं डालोगे यार, थोड़ा सा देख लेना एक्स करके समथिंग, ओके। बट हाँ, काम तो कर जाएगी ऑप्शंस में। बाकी ये लेक्टिन जो है, ये मेरा कॉनकावालाइन ए करके है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लेक्सिथिन जो होता है, लेक्टिन्स, ये काफ़ी ज़्यादा वैसे ऑप्शंस में दे दिया जाता है कि लाइक अगर तुमसे ये वाला बन जाता है तो मोस्टली तुम्हारा MCQ बन ही जाएगा। ड्रग्स जैसे कि विंड ब्लास्टिंग और क्यूक्यूमिन, ठीक है ना। सो विंड ब्लास्टिंग क्या है, अगर तुमने वो सदाबहार वाला छोटा सा पौधा देखा हो जिससे पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, उसका विंड ब्लास्टिंग एक कैंसरस ट्रीटमेंट वाली प्रॉपर्टी है जो कि तुमको हेल्प करेगी, ठीक है ना। सो उसकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, अगर तुम आयुर्वेदा समथिंग रिलेटेड हो तो तुमको विंड ब्लास्टिंग और क्यूक्यूमिन के बारे में पता होगा, कर्कमिन, ओके। बाकी पॉलीमरिक सब्सटेंसेस, वही सेल्यूलोज, गम, रबर, ठीक है। पॉलीमर ऐसा लग ही रहा है कि भाई कपड़े जैसा घटिया सा है। सो अल्कलॉइड्स मेरा मॉर्फिन, कोकेन, कोडीन, ठीक है। टर्पिनॉइड्स में टर्पिन टर्पिन टर्पिनॉइड्स, ठीक है। इसके बाद मेरा एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स में रिन, जिन, ऐसा करके है। और इसके बाद लेक्टिन जो है मेरा, वो है मेरा कोनका वाला, ठीक है। और ड्रग जो है मेरा विंड ब्लास्टिंग, क्यूक्यूमिन और पॉलीमरिक में तुमको याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी इधर से तुमको एक लेगे लाइन इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं एज अ फंक्शन और इंपॉर्टेंट रोल लेंगे हमारे फिजिकल प्रोसेसेस में, ठीक है। बट वेर एज अगर मैं सेकेंडरी की बात करता हूँ तो ये अगर होस्ट में यूजफुल है ह्यूमन के वेलफेयर में, जैसे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए, ठीक है। तो ये तुमको दे सकता है कि ऐसा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इस तरह काम आते हैं और इस तरह। तो अगर एसेशन रीजन में वो उसका उल्टा कर देता है कि प्राइमरी जो है
वो मेरे इकोलॉजिकल के लिए हैं और सेकेंडरी मेरा फिजियोलॉजिकल के लिए, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऊपर यहाँ पे कुछ तुमको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने तुमको बताया था माइक्रो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि अपने लिपिड वो लिपिड सॉल्यूबल होते हैं, इट मीन्स एसिड इनसॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल, जिसका अपना कितना था वेट, ऑफ कोर्स 10,000 डाल्टन, और उसके साथ एक एक्सेप्शन आ रहा था, लिपिड हमारे थैले के अंदर बंद हो गए, ठीक है। सो लिपिड बेसिकली एक तो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, वो जस्ट एक टाइप का एक्सेप्शन है, ठीक है ना, कि एक थैले में आ गया ना तो बध गया ऐसा करके तो आ नहीं पाया। ये पॉलीमर फॉर्म नहीं करता, ये ध्यान देना, ये थैले के अंदर तुमने जबरदस्ती डाल दिया है, नॉन पोलर एसिड इनसॉल्युबल हो जाता है। अब आते हैं यहाँ पे हमारे सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेट लिपिड और डेराइव लिपिड। तुमको सिंपल लिपिड का पहले ही बता चुका हूँ कि उसके अंदर कौन कौन से एसिड होते हैं और क्या तुमको याद करना है। तुमको बस सिंपल में ग्लिसरॉल तुमको ये पता होना चाहिए, ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है, फैटी एसिड में सैचुरेटेड वाले का मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, जैसे कि सॉलिड का घी। अनसैचुरेटेड जैसे कि हो गया फॉर्च्यून का ऑयल, ये सारे मेरे जनरली ऑयल्स होते हैं क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का ऐसा टेम्परेचर जिसपे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे वो भाप भरना शुरू हो जाए, ठीक है ना। गॉट इट। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता जनरली। और बाकी ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में बॉन्ड होता है वो ईस्टर बॉन्ड ही होता है, ये तुमको पता ही है, ठीक है ना। एस्टर बॉन्ड कौन सा होता है, COO वाला। अब ये वाला क्या है, सिंपल लिपिड्स कौन से हैं, फैट और ऑयल्स तुमको पता ही है, एस्टर के होंगे, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। अब कॉन्जुगेट लिपिड्स के क्या रहते हैं भाई, कॉन्जुगेट लिपिड मेरा सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट है। सबसे पहली बात तो इसमें लिपिड और नॉन लिपिड पार्ट दोनों रहता है, ठीक है। लिपिड पार्ट जो कि मेरा कराएगा क्या, स्मूथनेस, स्मूथनेस मतलब लेस फ्रिक्शन। तो अगर तुम सांस ले रहे हो तो तुम्हारा रिब केज एक तरीके से मूवमेंट कर रहा है जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होगा, तो इसको रिड्यूस करने के लिए तुम्हारे लंग्स के अंदर क्या है, लेसेथिन है, ओके। फॉस्फोलिपिड है एक टाइप का जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। और इसी में लेसिथिन के अंदर कोलाइन नाम का एक सब्सटेंस है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। और इसी की वजह से ही ये सारी चीज़ें होती हैं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फॉस्फोलिपिड लेसिथिन सर्फेक्टेंट की तरह काम आएगा। अभी फिर है मेरा डिराइव लिपिड। डिराइव लिपिड से तुमको क्या समझ में आता हुआ, ऐसे लिपिड जो कि डिराइव्ड है, सिंपल मतलब दूसरे से। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऑफ कोर्स फिलिंग का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल हमेशा बुरा नहीं होता, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को एक तो जोड़ने के काम में आता है। अगर तुमने सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके बीच में स्ट्रक्चर जब तुम देखोगे डायग्राम पे, तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के फिलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। इसके बाद डिराइव लिपिड्स और कैसे कहाँ कहाँ पे होते हैं, जैसे कि तुमने स्टेरॉयडल हार्मोन्स देखे हैं। स्टेरॉयडल हार्मोन्स कैसे होते हैं, तेल जैसे। तेल जैसे मतलब इनको सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाने के लिए कोई भी ऐसा सेकेंडरी मैसेंजर नहीं चाहिए, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, उसी चैप्टर से है। स्टैटिन मोनास्का, वही ये अपना मोनास्कस परप्यूरियस जो है, अगर ये एरेथ्रोस्क्लेरोसिस वाली दिक्कत हो जाती है कि ऐसे ऐसे बद गया है भाई, तो ल्यूमन काफ़ी नैरो हो गया, हाई बीपी हो गया, इसकी वजह से हाई बीपी को हम वापस से नॉर्मलाइज करने के लिए एक ऐसा भाई जाली सा स्ट्रक्चर रहता है जो कि इसको वापस से ओपन कर देता है। लाइक अगर ये है भी ऐसा तो इसको पिचका देगा इधर से। सो वही आता है काम में अपना ब्लड का कोलेस्ट्रॉल कम करने में, अगर काफ़ी ज़्यादा तुमने बदतमीजी कर करके खा लिया है जंक फूड। अभी ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होते हैं। एक्सेप्शन है हमारा पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जिसका 800 डाल्टन है, बट ये 10,000 डाल्टन वाले में आ जाता है, ठीक है। अब एक कंपोजिशन अगर तुमको लगे भाई याद करने के लिए, तो कुछ नहीं, तुमको बस अपने बॉडी के बारे में सोचना है। तुम्हारी बॉडी, हमें पता है कि मोर देन 90% पानी है तुम्हारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा पानी, पानी के बाद आएगा मेरा प्रोटीन। प्रोटीन क्यों आएगा, गेस करो क्यों आएगा प्रोटीन। प्रोटीन से ही तो बेसिकली सारे तुम्हारे हार्मोन फंक्शन कर रहे हैं ना, लाइक न्यूक्लियस ही फलाना ढिमकाना जितने भरे, तो वो वाला आ जाएगा। और उसके बाद, ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड ही सारा कुछ बनाता है प्रोटीन, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड की क्वांटिटी कम ही रहेगी क्योंकि ये बना सकता है, तो इसको तो बना ही लेगा ना। बाकी कार्ब्स, देन लिपिड, देन आयंस, गॉट इट। सो पानी, प्रोटीन, न्यूक्लिक, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, आयंस, गॉट इट। बाकी प्रोटीन कैसे होते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड होके वो होते हैं। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, सिंपल सा, पॉली मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड्स माने एक पेप्टाइड का बॉन्ड है जो कि ऐसे लीनियर चेन बना रखा है, जैसे यहाँ पे दुनिया भर के एटम्स हैं इनके बीच में पेप्टाइड के बॉन्ड्स लगे हुए हैं, गॉट इट। सो लीनियर चेन जो कि लिंक्ड होती है विद द पेप्टाइड के बॉन्ड्स, गॉट इट। जैसे कि सिस्टीन हो गया, ये सारी कुछ चीज़ें, ठीक है। बाकी 20 टाइप के अमाइनो एसिड है जो कि मैंने तुमको पहले ही बता दिया है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल वाले। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कोलेजन। कोलेजन हमको पता है ये मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन है, गॉट इट, जो कि हमारे इंटरसेलुलर ग्राउंड सेंस में काम आएगा। बाकी ट्रिप्सिन क्या है, अगर तुमने गलती से 10th पढ़ा हो भाई अच्छे से मेहनत लगा के, ठीक है, तो उसमें तुमने पढ़ा होगा ट्रेप्सिन पेप्सिन करके ये सारी चीज़ें। ट्रिप्सिन मेरा कहाँ से निकलता था, पैनक्रियास। सो एक टाइप का एंजाइम है जो कि मेरा फैट वेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। इंसुलिन तुमको पता ही है, इतना भाई पूरा बायोटेक पढ़ा हुआ है इंसुलिन के बारे में। 3 चेन होती है जिसमें से ABC होती है, एली लिली नाम की कंपनी थी, उसने C चेन को हटा दिया था एंड देन पूरा बन जाता है, ठीक है, एंटीबॉडी। और इसी को फिर हम ह्यूमिलिन बोलते हैं, एंटीबॉडी जो कि लड़ने के काम में है, ठीक है।
और रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जो कि स्मेल, टेस्ट, हार्मोन इन सब का प्रॉपर एक्शन कहाँ-कहाँ पे कौन-सा नीड है वो करेगा, ठीक है? अगर ये ढंग से काम नहीं करते हैं तो अलग-अलग सी बीमारी आ जाती है। ग्लूट फोर से तुमको लग रहा है ग्लू माने ग्लूकोज टाइप सा साउंड कर रहा है ना, ग्लू ग्लू। सो ग्लूट फोर बेसिकली ग्लूकोज का एक ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल टाइप सा कह सकते हो तुम, जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा ग्लूकोज को इनटू सेल्स, ठीक है? पैसेज प्रोवाइड करता है, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह तुम इसको ट्रीट कर सकते हो। सो मोस्ट अबंडेंट मेरा जो है वर्ल्ड में और प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा तुमको पता है धरती में पौधे ही तो हैं, तो पौधे जहाँ पे है सबसे ज़्यादा, तो वर्ल्ड में भी वही होगा सबसे ज़्यादा प्रोटीन, तो ये हमारा रुबिस्को एंजाइम हो जाता है, ठीक है? सो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड इज हमारा कोलेजन, और रुबिस्को जो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है मेरा, ये हमारे होल बायोस्फीयर में है। गॉट इट। अब हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की। पॉलीसेकेराइड से पहले हमको समझना पड़ेगा सेकेराइड्स। सेकेराइड्स माने शुगर लाइक मॉलिक्यूल्स जो कि होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हमारी सिंपल भाषा में। सो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है? और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं और उसमें भी ग्लूकोज वाला फॉर्म, वो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, तुमने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन इन प्लांट में। इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, ठीक है ना? लाइक अगर तुमने तुम्हें नींद आ रही है, ठीक है? तो तुम रात में ऐसे ही भाई चबा लेते हो अपना सेब एप्पल कुछ भी, ठीक है? तो तुमको क्या मिलता है उससे? इंस्टेंट ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज मिलने से वो काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंट एनर्जी देती है, ठीक है? अब मोनोसेकेराइड क्या होता है? मोनो मतलब सिंगल, सेकेराइड मतलब शुगर शुगर। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट इन टेस्ट होती है, शुगर नेम्ड रहता है इनका, ठीक है? सो जनरली जब हम कहते हैं ना कि ये शुगर है तो हम मोनोसेकेराइड्स की बात करते हैं, ठीक है? सो इसका फॉर्मूला जो है CnH2nOn होता है, गॉट इट? जितना कार्बन होगा उतना ही ऑक्सीजन होगा और 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, जैसे C6H12O6, गॉट इट? बाकी 3 से 7 तक होती है। 5 कार्बन वाले को हम पेंटोज बोलते हैं, 6 कार्बन वाले को हेक्सो शुगर बोलते हैं। अब 5 में आ जाएगा तुम्हारा राइबोज और डीऑक्सी सिंपल। और 6 कार्बन में तुम्हारा ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज आएगा। फ्रक्टोज को तुम कीटोज में कन्वर्ट कर सकते हो और ग्लूकोज को तुम एल्डोलेस, ठीक है? ये यूज़ करते हो फॉर द बेटर अपना कौन सा सबस्ट्रेट है कौन सा यूज़ करने के लिए। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स कुछ नहीं है, मोनोसैकेराइड्स के 2 से 10 वाला कॉम्बिनेशन है, सिंपल सा। डाइसैकेराइड्स होते हैं बेसिकली ये। यहाँ पे तुमको 2 मोनोसैकेराइड मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल देखते हैं जिसको तुम डाइसैकेराइड बोल रहे हो। व्हाट इट? डाई मतलब 2 शुगर का संगठन इस डाइसैकेराइड। माल्टोज जो है मेरा ग्लूकोज सिंपल सा रहता है। अच्छा, अगर तुमको कभी भी ऐसा बनाना हो डाइसैकेराइड का फॉर्मूला तो तुम क्या करोगे? सिंपल सा जो तुम्हारा मोनोसैकेराइड है उसका फॉर्मूला उठाना तुम, और वहाँ से क्या माइनस कर देना है? H2O, ठीक है? H2O क्यों माइनस हम यहाँ पे कर रहे हैं? अगर तुमने ध्यान दिया हो तो पॉली वो जो क्या तो नाम था, अगर तुमने कैनिज़ारो रिएक्शंस पढ़ी हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, तो वहाँ पे हम हमेशा H2O निकाल के हाइड्रोलिस करते थे, जो भी है भाई वो, ठीक है? तो वहाँ से जब हम H2O निकालते थे तो उसकी वैलेंसी खाली होने की वजह से वो जो तो इंटर बॉन्डिंग हो जाती है। इंटर बॉन्डिंग इन द सेंस कि दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से ग्रुप हो जाते हैं। गॉट इट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं उसको। तो पानी निकाल के तुमने एच बॉन्डिंग वाला सिस्टम करा दिया। सो पानी निकालना है अगर तुमको कभी भी ऐसा डाइसैकेराइड का फॉर्मूला हो, ठीक है? बाकी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अगर तुम देखोगे तो ये जस्ट 2 टाइम्स है माइनस ऑफ H2। लैक्टोज के अंदर तुमको ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है, ये ध्यान देना, काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि लैक्टोज जो है मेरा कौन से 2 मोनोसैकेराइड से बना हुआ है, लाइक ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। सुक्रोज काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, तुमको पता ही होगा। फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज सब में कॉमन है। माल्टोज 2 ग्लूकोज, लैक्टोज 1 ग्लूकोज 1 गैलेक्टोज, सुक्रोज शक्कर, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इन्वर्टेड शुगर होता है। सुक्रोज कहाँ पे पाया जाता है भाई? गन्ने के अंदर तेरे को मिल जाएगा इन्वर्टेड शुगर के बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। अच्छा, अब शुगर के अंदर जो बॉन्ड होते हैं उनको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ग्लूकोज ग्लाइको और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है? अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती हैं ये। अगर तुमको कोई भी भाई पागल बुद्धि सा बोल दे कि तुम शुगर को रिड्यूसिंग शुगर बोलते थे हो, शुगर केन को, सुक्रोज को, सुक्रोज इज आर रिड्यूसिंग शुगर, एक थप्पड़ मारना उसको, ठीक है? क्योंकि भाई ये इतना प्यारा सा क्वेश्चन है ना जिस पे जनरली बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। लाइक अगर तुम ध्यान दोगे यहाँ पे नीचे मैं बताऊंगा अभी, तो वहाँ पे लेफ्ट वाला जो एंड है वो रिड्यूसिंग पार्ट है। तो ओवरऑल जो मेरा सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग पार्ट है, ध्यान देना। गॉट इट? काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ है पीवाईक्यू पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पॉलीसेकेराइड वही मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर के फॉर्म पे भाई, अब मेरा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहेगा और ये सारी चीज़ें चलेंगी। अब आते हैं पॉलीसेकेराइड के अंदर, जो कि है हमारा पॉलीसेकेराइड बेसिकली स्वीट इन टेस्ट नहीं होता कि भैया शुगर माने मीठी शुगर, ऐसा नहीं होता, ठीक है? पॉलीसेकेराइड्स काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल से बन के हुए होते हैं। पॉलीमर ऑफ शुगर या फिर मोनोसेकेराइड होते हैं। होमोपॉलीमर कौन से होते हैं? जो कि एक ही टाइप के भाई शुगर से बने होते हैं, उसको हम होमोपॉलीमर बोलते हैं। सेम शुगर की चेन होती है, जैसे हो जाएगा तुम्हारा स्टार्च। स्टार्च माने प्लांट का स्टोरेज फूड मटेरियल दोस्तों। और ग्लाइकोजन एनिमल का और सेलुलोज उसकी सेल वॉल के अंदर, ठीक है? ग्लाइकोजन और सेलुलोज, इन्यूलिन होता है, स्टार्च मेरा काइटिन होता है, होमोपॉलीमर उसका, ठीक है? अब हेटेरोपॉलीमर क्या होता है? डिफरेंट शुगर से बने हुए, डिफरेंट शुगर से तो क्या होगा? हेपेरिन। अगर 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 रेड एल्गी पढ़ा होगा और ये मेरा
यू शेप ट्यूब जो होती है सॉल्ट ब्रिज वाला इलेक्ट्रोलिसिस, वहाँ पे भी काम आता है। बाकी ये हाइलुरोनिक एसिड वैसिड जो लड़कियाँ लगाती हैं ना अपने मुँह पे, हो मेरी फेस वॉश में हाइलुरोनिक एसिड है, हाँ, तो वो हेटेरोपॉलीमर है बेसिकली एक टाइप का। सो होमोपॉलीमर मेरा एक टाइप का स्टार्च होता है, जिसके अंदर होमोपॉलीमर के अंदर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज आएगा। मेरा स्टार्च जो है वो काइटिन से बना हुआ होगा, और ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज मेरा इन्यूलिन होगा। गॉट इट। अब हम स्टार्च के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत सुंदर से बना के दिया हुआ है, कौन सा इंट्रोड्यूसिंग है, कौन सा क्या है, फलाना ढिमकाना। तो देखो, स्टार्च के अंदर तुमको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, इस पे तुम क्या बाइंड करा सकते हो? आयोडीन। आयोडीन मतलब कि जो तुम वो आलू को रखते थे ना और सॉल्यूशन डालते थे, एकदम मस्त सा नीला-नीला हो जाता था बचपन में। सो ये वाला वो टेस्ट देगा, आयोडीन टेस्ट, ठीक है? सो स्टार्च मेरा हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब हेलिकल स्ट्रक्चर क्यों है ये? ताकि आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं चिपक जाए। अब जब चिपकेगा तभी तो भाई रिएक्शन दिखाएगा ना। अब तुम बोल दो भैया हमने डाल दी है कुछ ऐसी खट्टी-मीठी चीज़ें और वो रिएक्ट ही नहीं की, तुमको खट्टापन अलग सा महसूस हो रहा है और मीठा अलग महसूस हो रहा है। सो रिएक्ट नहीं की, और रिएक्ट करने का मतलब होता है कि मिक्स हो जाए, ठीक है? जनरली एनालॉजी टाइप की दे रहा हूँ, पता लगा तुमने सही में बोल दिया कि अच्छा मिक्स नहीं हुआ मतलब रिएक्शन नहीं हुई, ऐसा ना होता दोस्तों, ठीक है? सो हेलिकल स्ट्रक्चर कैन बाइंड करेगा I2 के साथ, और ये मेरा ब्लू ब्लैक कलर देगा, सिंपल सा। दो फॉर्म एमाइलोज मेरा है, जो कि एनब्रांच स्ट्रक्चर होगा, और एमाइलोपेक्टिन होता है। एमाइलोपेक्टिन तो मैंने देखा होगा कि ये सिमिलर टू स्ट्रक्चर होता है, अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे दोस्तों वहाँ पे। अरे यार कौन सा तो था वो। सो एल्गी में अगर तुम ध्यान दोगे तो वहाँ पे है तुमको एक सेलुलोज पायरेनोइड ओरेनोइड, जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे अमाइलोपेक्टिन, सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन करके एक लाइन होगी, ठीक है? सो वो जाके तुम चेकआउट करना, और यहाँ पे भी, ठीक है? अभी मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा है, वो शायद मेरे को लगता है ब्राउन एल्गी से ही रिलेटेड है। सो वहाँ पे स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन होता है, ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है? सो अब ये तुमको याद रटना है भाई, ये अगर क्वेश्चन आ गया दोस्तों तो मज़े ले लेगा वो पूरी तरीके से, क्योंकि अगर तुमको ये याद नहीं है कौन सी क्या लिंकेज होती है, तो फिर वो बदतमीजी कर लेगा। लाइक सारा स्टेटमेंट दे दिया और बस लिंकेज में उसने 4 की जगह 1 कर दिया, 1 की जगह 4, तो गलत हो सकता है, ठीक है? तो और 14-16 करके तुमको याद करना है। अल्फा वाला एक 1-4 पे करेगा और दूसरा अल्फा वाला करेगा 1-6 पे, ठीक है ना? 14 और 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहेंगे। होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज, और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है प्लांट के अंदर। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझा दिया हूँ। सो अच्छा, एक और बात दोस्तों, कि राइट एंड जो है मेरा रिड्यूसिंग एंड होता है इसका, और लेफ्ट एंड मेरा नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। अब ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन मेरा स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, जो कि एनिमल के अंदर हमको मिलता है, सिंपल सा। ये ब्रांच्ड पॉलीमर है, ठीक है? इसका भी 14-16 वही सिंपल सा 1-4 और 1-6 ग्लाइकोसिडिक। लेफ्ट एंड जो है मेरा वो नॉन रिड्यूसिंग रहेगा, और लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग रहेगा दोनों के अंदर ही, सिंपल सा। और 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, सिंपल सा। सो स्टोर स्टार्च के अंदर क्या देखा हमने? अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है सबसे पहला, अमाइलोपेक्टिन की तरह ब्रांच हो सकता है। अमाइलोज एक तो अनब्रांच्ड है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है। 14-16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हेलिकल स्ट्रक्चर, I2 गिव देगा कलर, ठीक है? होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज अल्फा ग्लू। और मेरा ग्लाइकोजन एनिमल का है, ब्रांच्ड है, 14-16 ग्लाइकोसिडिक, लेफ्ट लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग है। वेरएज़ अगर तुम स्टार्च का देखोगे तो उसमें लेफ्ट हैंड नॉन रिड्यूसिंग है और राइट हैंड रिड्यूसिंग है, ठीक है? मिस मत करना। बाकी ये लेफ्ट हैंड नॉन रिड्यूसिंग और राइट हैंड मेरा रिड्यूसिंग है। और अभी मैंने तुमको बताया था कि सुक्रोज मेरी कौन सी शुगर होती है, रिड्यूसिंग वाली शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? गुड, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो। अभी ये तुम पढ़ सकते हो यार, मैं ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ शायद, और फास्ट करते हैं थोड़ा सा। होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज जो है मेरा, ये बीटा अनब्रांच रहेगा, सिंपल से। सेलुलोज है, नहीं बाइंड करेगा, हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसेकेराइड है, प्लांट सेल वॉल तुमको मिल जाएगा, और कॉटन के फाइबर में। व्हाट इट? काइटिन होमोपॉलीमर ऑफ मेरा अमाइनो एसिड है, नाग से बना हुआ है, नाग इन द सेंस एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अगर तुम ये सेल चैप्टर पढ़े होगे वहाँ पे तुमको नाग के बारे में पढ़ाया जाता है। काइटिन जो है मेरा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसेकेराइड है, सिंपल सा। अब इन्यूलिन क्या है? इन्यूलिन मेरा बेसिकली एक पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज है, जो कि तुमको एक सियाओ प्लांट से मिलता है, जो कि किडनी के स्ट्रक्चर को पढ़ने में हेल्प करेगा, ठीक है? ये कोई ज़रूरत नहीं है इतना डीप जाने की, ऊपर-ऊपर से भी काम चल जाएगा अपना, ठीक है? सो सेलुलोज़ मेरा सिंपल स्ट्रक्चर है, I2 कलर नहीं देगा, और ये होमोपॉलीमर है, ग्लूकोज़ से बना हुआ है, सिंपल सा। और काइटिन जो है ये भी होमो ही है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसेकेराइड है, सिंपल सा, नाग से बना हुआ है, ठीक है? अभी ये तुमको पता होना चाहिए, अगर तुमने एनिमल किंगडम पढ़ा है तो तुमको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे। तो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा जो है वो मेरा पॉलीसेकेराइड ऑफ काइटिन से बना हुआ है, और ये कॉम्प्लेक्स है। अगर तुमको कभी भी मज़े लेने के लिए बोलते कि काइटिन इज़ अ सिंपलर ऐसा करके, तो बदतमीजी कर रहा है, तुमको कॉम्प्लेक्स याद करना है, ठीक है? क्यों कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि बहुत सारे पॉलीसेकेराइड है ना, दैट्स इट। न्यूक्लिक एसिड तुम ये पढ़े होगे वहाँ पे एमबीआई में, अगर नहीं पढ़ा है तो देख लो, बहुत सिंपल सा है। न्यूक्लिक एसिड एक इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है न्यूक्लिक एसिड का, जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स माने अनइवन या फिर बहुत सारी
साइक्लिक कंपाउंड से मिलके अलग अलग, जैसे एडेनिन ग्वानिन ये सारे सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स होते हैं। ये मैं तुमको बता चुका हूँ प्यूरिन और पायरिमिडीन कैसे होते हैं, एजी कट करके ऊपर ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखने का कोई मतलब है नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अब स्ट्रक्चर होता कैसे, देखो प्रोटीन जो मिलता है ये मेरा हेट्रोपॉलीमर है। सबसे पहली बात तो मैक्रोमोलिक्यूल रहेगा, एसिड इनसोल्यूबल ही रहेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे प्रोटीन ही है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन ही एक्चुअली में वो सिपाही है जो कि न्यूक्लिक एसिड से आरएनए, आरएनए से मैसेंजर आरएनए मतलब एमआरएनए, और फिर वो प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन ही बेसिकली तुम्हारा एक्चुअल साइट ऑफ रिस्पॉन्स कराने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन है। अमाइनो एसिड मेरा ज्वाइन करेगा विद द पेप्टाइड बॉन्ड और कैटालाइज करता है 23 आरएनए जो कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज करता है, ठीक है। अब प्रोटीन में एक और है कि राइबोजाइम करके। प्रोटीन मेरे जनरली क्या है, इनऑर्गेनिक, अरे एंजाइम के बारे में छोड़ो, उसको नहीं अभी, बाद में उस करते हैं। सो ये बेसिकली एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है। एन टर्मिनल में हमेशा तुमको कौन सा मिलेगा, गुड, वो मेरा अमाइनो ग्रुप मिलेगा। सी टर्मिनल में हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप का। और बीच में हम कैनिजारो रिएक्शन में जैसे करते हैं डिहाइड्रेशन, H2O निकाल के दोनों को जोड़ दिया, गॉट इट। सो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में तुमको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर तुमको पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। बाकी सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है, पोजीशन को इन्फॉर्मेशन को काफ़ी ज़्यादा इजीली प्राइमरी में मिल जाती है, इसीलिए हम जब भी कुछ पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में तो हम प्राइमरी स्ट्रक्चर लेके पढ़ते हैं। वेरे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेसिकली उसमें क्या होगा कि थोड़ी सी फोल्डिंग आ जाएगी, एच बॉन्डिंग हो जाती है इंटर वाली, ठीक है। सो बीटा प्लेट की अपना वो हो जाती है, और अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड पे कैरेटिन की वो देती है, ठीक है। कुछ ना पढ़ने की जरूरत तुमको उसकी, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है भी नहीं और ना ही डिटेल में दिया हुआ है। टर्शियरी स्ट्रक्चर मेरा एच बॉन्डिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये ध्यान देना। डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन सा होता है, सल्फाइड के साथ जुड़ा हुआ दोनों साइड से, H2O निकल रहा है ना, वहीं से तो बाइंड कर रहा है, ले यहाँ वाला, ठीक है। और ये सब जोड़ने के काम में आएगा। अगर तुमने देखा हो दोस्तों अगेन से इंसुलिन वाला, ठीक है, तो वहाँ पे भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है। कंप्लीट फोल्डिंग टर्शियरी स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कराएगा, ऑल प्रोटीन अपना पीक वीक में होते हैं। डीनेचुरेशन क्या होता है भाई कि टर्शियरी स्ट्रक्चर खराब हो गया है, ठीक है। जनरली जब भी कोई बोलता है ना कि इसका डीनेचुरेशन करा दिया तो उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर ही खराब कर देते हैं। इट मीन्स कि वो वर्क नहीं कर पाएगा ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड फलान ढिमकाना में, ठीक है, क्योंकि डीनेचर हो गया। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, जैसे कि हीमोग्लोबिन, ये रेस्पिरेटरी में पड़े हो गए, 2 अल्फा 2 बीटा करके हैं, 2 चेन होती है, ठीक है ना। अगर इसका नंबर अप या डाउन हो गया तो थैलेसीमिया नाम की चीज़ हो जाती है। मायोग्लोबिन नहीं है बेसिकली हीमोग्लोबिन की तरह, उसको ध्यान देना। मायोग्लोबिन प्राइमरी मतलब एक चेन का स्ट्रक्चर है, प्राइमरी में डाल देना, ठीक है। तो अब ये 2 डिसीजेस कॉज करता है हीमोग्लोबिन की, जैसे सिकल सेल एनीमिया जहाँ पे GHC GUG बीटा चेन पे, नॉट अल्फा चेन, मैंने शायद थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। सो बीटा चेन पे 6th पोजीशन पे तुमको पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से तुमको ग्लूटामेट की जगह वेलाइन होता है, जो कि सिकल जैसे सेल बना देता है RBC के। बट इट थैलेसीमिया अल्फा बीटा चेन के अप डाउन की वजह से होता है, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज। अब तुमको ये पढ़ना चाहिए भाई कि एन टर्मिनल मेरा अमाइनो एसिड वाला मतलब अमाइनो वाला पार्ट है, और सी टर्मिनल जो है मेरा टर्मिनल ऑफ अमाइनो एसिड का वो कार्बोक्सिलिक साइड वाला है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ न जरूरत तुमको पढ़ने वढ़ने की ये सब, क्योंकि मैं तुमको ऊपर यहाँ पे बता चुका हूँ, गॉट इट। बाकी ये वही लिखा हुआ है कि कौन सा क्या टर्मिनल वगैरह है। सेकेंडरी हो गया है, और मोर देन पॉलीपेप्टाइड का सब यूनिट है, ये भी सही है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन, ठीक है। एडल्ट ह्यूमन के अंदर हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट है, 2 हैं अल्फा बीटा, और ये HP है, ठीक है। मायोग्लोबिन प्राइमरी स्ट्रक्चर है। मायोग्लोबिन कहाँ पे पढ़ते हैं हम, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अभी एंजाइम के बारे में सारा कुछ पढ़ते हैं। एंजाइम मेरे क्या होते हैं बेसिकली, ये एक टाइप का समन करते हैं फॉर द कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। सो ये पूरा एंजाइम कैटलाइज करेगा, प्रोटीन का नेचर कैसा होना चाहिए एंड फलान ढेम का ना बायोलॉजिकल वो देगा, ठीक है। बाकी ये कहाँ कहाँ पे हमने पढ़ा है उसके बारे में दिया है, ठीक है। वायरस का एंजाइम का क्रिस्टल जो है प्रोटीन से बना हुआ है, ये पढ़ाया गया है हमको कहाँ पे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे। सो स्टैनली का TMV टोमैको मोज़ेक वायरस पे हम क्रिस्टल पढ़ते हैं, यहाँ पे कैस्पिड प्रोटीन होता है उसका। बाकी एंजाइम्स जो होते हैं अभी इस चैप्टर का, बायोकैटलिस्ट होगा, ये लिविंग रिएक्शन में बायोकेमिकल रिएक्शंस देगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे एंजाइम प्रोटीन है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारे एंजाइम्स ऑलमोस्ट प्रोटीन ही है। बट उसका एक एक्सेप्शन है जो कि है मेरा राइबोजाइम। राइबोजाइम से तुमको लग ही रहा है कि राइबो माने राइबो शुगर वाला RNA, ठीक है। सो RNA मेरा जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो मेरा न्यूक्लिक एसिड का एंजाइम है, ठीक है। बाकी राइबोजाइम कैसे आया, ये क्या होता है, तो अगर तुमने MBI चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें 23S RNA में स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन्स या फिर इसके बारे में है, ठीक है ना। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन इंट्रॉन कैसे क्या होता है, इसकी भी ट्रिक है जो कि मैं उसी चैप्टर में बताऊंगा।
शुगर वुगर का भाई ये सब कहाँ पे क्या है उसके बारे में काम आएगा, ठीक है। बाकी अगर तुमने एंजाइम को डीनेचर कर दिया है काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे तो काम नहीं करेगा, ठीक है। बस एक एक्सेप्शन है इसका कि अगर कोई टैग पॉलीमरेज करके है, हम पढ़े थे, थर्मस एक्यूटेस आर्की बैक्टीरिया से मिलता है जो कि थर्मोस्टेबल है, पीसीआर करने में हम काम लेते हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऐसा प्रोटीन से स्ट्रक्चर रहता है तो प्रोटीन बेसिकली डीनेचर हो जाता है, उसका टर्शरी स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। टर्शरी स्ट्रक्चर क्यों खराब होता है ये तुमने मुझसे नहीं पूछा। तो टर्शरी स्ट्रक्चर इसलिए होता है क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्टिव साइट तुम क्लियरली देख सकते हो और वहाँ पे ईजी रहता है काफ़ी ज़्यादा। एक्टिव साइट्स क्या होती हैं, एक ऐसा चाबी ताले जैसा सिस्टम सोच सकते हो, जैसे ताले के अंदर बस एक ही पर्टिकुलर चाबी लग सकती है उसी शेप की, वैसा ही होता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। थर्मस एक्यूटेस मेरा एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो कि थर्मोस्टेबल है, बाकी डीनेचर हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स। और सारे मेरे केमिकली प्रोटीन होते हैं एंजाइम्स, बट एक एक्सेप्शन है जो कि है राइबोजाइम 23 एस आरएनए की वजह से उस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाती है उसके अंदर। बाकी ये केमिकल रिएक्शन है, तुमको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आता भी नहीं है इससे कुछ, ठीक है ना, रेट वोट। बाकी कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाला जो है मेरा रेस्पिरेशन पे, तो सबसे फास्टेस्ट एंजाइम जो है हमारे बॉडी के अंदर वो मेरा कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही है, जो कि CO2 का ट्रांसपोर्ट कराने में काम करेगा, ठीक है। 70+% है, मेरे को अच्छे से याद नहीं है अभी उसका परसेंटेज, 76 अराउंड था समथिंग, हाँ। 3 से 4 हो, बाकी 12 से 13 समथिंग प्लाज्मा है। सो ये सारी चीज़ें हैं। एंजाइम क्या करेगा, बेसिकली स्पीड अप करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, रिड्यूसिंग करेगा अपना एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी माने किसी भी चीज़ को कराने के लिए एक धक्का, दैट्स इट, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम कभी भी इक्विलिब्रियम में चीज़ें नहीं लाते हैं, वो हमेशा रिएक्टेंट को यूज़ करके प्रोडक्ट को फॉर्म करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब अगर तुमसे कह दे भैया कि एंजाइम यूज़ करके मुझे ज़्यादा एनर्जी मिल गई है, ठीक है, तो ऐसा कभी भी ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उसमें तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, बट जो एंजाइम्स है ना ये हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ते हैं और अपना काम निकालते हैं, तो एनर्जी जो है एक्सोथर्मिक मतलब कि हीट के फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा रिलीज हो जाती है। सो यहाँ पे वेस्ट ऑफ एनर्जी थोड़ी सी हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन व्हाट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, व्हाट इट। सो एनर्जी रिएक्टेंट की वजह से ज़्यादा रहती है प्रोडक्ट से। अब यहाँ पे एक मेरा ग्राफ है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। सो एनर्जी जो है वो हमेशा स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, जिसकी एनर्जी हाई उसकी स्टेबिलिटी कम। एनर्जी हाई मतलब काइनेटिक एनर्जी हाई, काइनेटिक एनर्जी हाई मतलब कोलिजन, कोलिजन मतलब कि अनस्टेबिलिटी, एक दूसरे से टकराएगा और फैलेगा, ठीक है, इसलिए स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ही। सो ये सारी हमारी चीज़ें हैं। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, ये सारी चीज़ें हैं। एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, देख सकते हो कि ये जो है डिफरेंस एक्टिवेशन एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा कम हो गया और स्पीड अप हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शंस। अब कौन कौन से भाई क्या है वो सब के बारे में देखते हैं। सबसे पहले एंजाइम काम कैसे करेगा, सबसे पहले सबस्ट्रेट आएगा मेरा जो कि एंजाइम से चिपकेगा, ठीक है। तो सबस्ट्रेट बाइंड किया एंजाइम से एक्टिव साइट पे, उसमें अल्टर की शेप ताकि वो बेटर फिट कर सके। अरे ऐसा होता है ना भाई कि जबरदस्ती नहीं जा रहा है तो तुम कभी भी अलमारी पे तुमने कपड़े रखे हैं, ठीक है, नहीं जा रहा है जबरदस्ती, अरे जाएगा कैसे नहीं, रुक इधर फैलता हूँ उधर फैलता हूँ अब चला जाए ऐसा करके, तो वही वाला सीन है। सो एंजाइम, चलो भैया हमारे दोस्त आ गए हैं, हाथ मिलाना है, अरे हाथ नहीं मिल पा रहा है, रुको अभी तिरछा मिर्चा करके और अच्छे से फिट करता हूँ, दो हो गए पॉइंट। इसके बाद एंजाइम को ब्रेक करेंगे, बॉन्ड एनर्जी भाई कन्वर्ट करेगा अपना प्रोडक्ट में, ठीक है, और एंजाइम फिर वापस से फ्री हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है भाई। अब तुमने अपने मैं तुमसे ऐसा हैंडशेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो तुमने ऐसा, तुम हो गए सबस्ट्रेट, मैं हो गया तुम्हारा एंजाइम, ठीक है, तो मैं तुम्हारे पास आया भाई, तुम्हारा हाथ ऐसा छोटू मोटू सा, मतलब ठीक है तुम्हारा हाथ ज़्यादा बड़ा, अब मेरे को भाई मेरा हाथ थोड़ा सा छोटा है तो मैं क्या करूँगा और फैला दूंगा अपने हाथ को ताकि बेटर फिट हो सके, ठीक है। तो ऐसा बेटर फिट के लिए मैंने अल्टर की शेप, उसके बाद मैं क्या करूँगा तुम्हारा हाथ अच्छे से दबा दूंगा ताकि तुम्हारे हाथों से ब्रेक हो जाए बॉन्ड, जिसकी वजह से एनर्जी निकलेगी, तुम ऐसे चिल्लाओगे ना तो एनर्जी निकली, ठीक है। इसके बाद एंजाइम तुम्हारा फ्री हो जाएगा जो कि प्रोड्यूस करेगा सिंपल सी रिलीज करने में एनर्जी, गॉट इट। सिंपल है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। दोस्त गए, दोस्त भैया आओ हाथ मिलाए, अच्छा तुम्हारा हाथ छोटा है, रुको अच्छे से फैलाते हैं, फैलाने के बाद अच्छा रुको तुम्हें दबा के दिखाते हैं, अच्छे से चिल्लाओगे एनर्जी रिलीज होगी और वापस से फिर तुम छोड़ दोगे ना, ऑफकोर्स वो चिल्लाएगा तो, ठीक है। अभी ये वाली चीज़ें हैं क्या भाई है, ठीक है। पीएच मैक्स वैक्स क्या होता है, देखो पीएच टेम्परेचर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट या फिर अदर केमिकल इनहिबिटर्स, ये क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया पे मैक्स देगा, ठीक है, कि लाइक देखो अगर तुम्हारे पास भाई सब कुछ है,
जैसे पीएच, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, फलान ढिमकाना। तो वो भाई अगर तुमको जब तक टॉफ़ी मिल रही है तभी तुम अच्छे से काम करोगे। जैसे ही तुमने टॉफ़ी हटाई उसके मुख से, ठीक है, तो वो वापिस से इधर इधर कम कर देगा। सो वही बता रहा है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वो ऑप्टिमम पे ही वर्क कर पाएगा। अगर तुमने थोड़ा सी भी इधर उधर की तो वो एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। गॉट इट। सो वही बताया गया यहाँ पे। पेप्सिन पीएच है 18 से 2, ठीक है, इसको देखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल है सिंपल सा। सो ये सारी चीज़ें वही हैं। देखो जैसे ये है ना, अगर तुमने थोड़ा सा भी इस टेम्परेचर से इधर उधर किया तो ये बदतमीजी की तरह, ले भाई मैं काम ही ना करेगा, ऐसे उदास वाली स्माइल बना लेगा। पीएच, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन या फिर कुछ भी ऐसा हो, ठीक है। अब ये मेरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये मेरा हाइपरबोला है, सिंपल सा, फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा तुमने काफ़ी ज़्यादा। अब के एम क्या होता है और वी मैक्स बाय टू क्या होता है। के एम को हम माइकलिया मिंटम कहते हैं, माइकल्स मेंटेन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये काम का नहीं है बेसिकली, ठीक है। ऐसे ही के एम लिखा हुआ है तो जनरली इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए ना। के एम माने क्या, किलोमीटर नहीं भाई, माइकल मेंटेन कांस्टेंट, ठीक है। सो वी मैक्स बाय टू के एम मैक्स होता है। गॉट इट। सो हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, सिंपल सा। कौन सा बोला, हाइपरबोला, ठीक है। सो स्पीशीज एरिया, ये फला नेम का ना, हाइपरबोला दो है, एक तो ये हो गया मेरा और एक स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में। सो वैल्यू फिक्स होती है वी मैक्स बाय टू, तो ये इतना समथिंग रहेगा। अब ये इतने से इतना ही रहेगा, ठीक है। लाइक वी मैक्स जो है, तो ठीक है, जैसे ये है पूरा तुम्हारा फुल मैक्सिमम पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर तुम वी मैक्स बाय टू कर दोगे डिवाइडेड बाय टू तो ये के एम आ जाएगा, ठीक है। तो अब तुम इतना कर रहे हो तो इसको हम के एम मैक्स बोल देते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अब इनहिबिटरी कॉम्पिटिटिव वाई। अब क्या होता है दोस्तों, जब मैं तुमसे हाथ मिला रहा हूँ, ठीक है, तो तुम्हें दिखती है एक महिला मित्र, ठीक है, तुम्हारी, या फिर तुम्हारा पुरुष मित्र, ठीक। तो अब तुमको मेरे से हाथ छुड़ा के उससे भी हाथ मिलाना है, ठीक है। तो मेरे लिए क्या है, वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ना, क्योंकि मैं तो अभी तेरे से भाई हैंडशेक कर रहा हूँ, तो वो भी आके बदतमीजी कर रहा है। हाँ हाँ, मेरा भी नंबर लगा है दोस्तों, ठीक है। तो वो एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाता है, जैसे कि मेलोनेट का हो जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, और मेरा सल्फर ट्रक का जो आता है वो एंटी बैक्टीरियल पैथोजन, ठीक है, ये सारे। और स्टैटिन का भी कोलेस्ट्रॉल एंजाइम का है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे तुमको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के एग्जांपल है, ये जबरदस्ती मैंने लिख दिया है, बाकी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है ज़्यादातर, जबरदस्ती तो नहीं, थोड़ा सा रिलेटेड है, दैट्स व्हाई। सो स्टैटिन मेरा कैसे काम करता है, ऑफ कोर्स जो मेरा कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ रहा था, तो उसको लो करने के लिए मैं एक ऐसा बैक्टीरिया देता हूँ जो कि वो पर्टिकुलर जो एक्टिव साइट है उस पर जाके वो इंटरफेयर करे और उसको मिलने ही ना दे। जैसे अभी तुम्हारी एक दोस्त या फिर तुम्हारा एक दोस्त आके मेरे से भाई मिलाने ही नहीं दे रहा, घुसे आ रहा है, ठीक है, ऐसा करके। सो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करके आ रहा है, ठीक है। बाकी सल्फर ड्रग एंटी बैक्टीरियल पैथोजन, रुबिस्को मेरा CO2। अब रुबिस्को जो होता है ये भी तुम्हारा दो टाइप पे काम करता है। अगर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है भाई तो उधर पे जाएगा, है ना, मोस्टली रुबिस्को कार्बोक्सिलेज बनता है ना, और ऑक्सीजनेज, ये प्लांट पे पढ़ा होगा तुमने चैप्टर पे। तो ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव इनोवेशन में नहीं आता है, क्योंकि ये जो इक्वल होता है ना ऑक्सीजन भी और CO2, तो ये CO2 पे थोड़ा सा ज़्यादा दोस्ती बढ़ाता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें। कॉम्पिटिटिव इनोवेशन क्या है भाई, हाथ ना मिलाने दो दोस्त से मेरे, दैट्स इज कॉम्पिटिटिव इनोवेशन, ठीक है। और हाथ कैसे मिलाते थे, आओ भाई हाथ मिलाएं, बाइंड करें, बाइंड करने का मतलब अल्टर करें, अच्छे से फैलाएं, ठीक है। अच्छा अब मैं दबा दूंगा तुम्हारा हाथ, तुम चिल्लाओगे, ठीक है, फिर तुम चिल्लाओगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, यही है प्रोसेस, ठीक है। सो कम्पिटिटिव इनोवेशन में क्या आ जाता है कि एक और आ जाता है हाथ मिलाते हुए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये रिवर्स वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इनोवेटरी है जो कि अपना नंबर ऑफ सब्सट्रेट बढ़ाने से हो जाएगी। अब अगर मैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डाल देता हूँ, जैसे ये मेरा मेलोनेट का सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है, मेलोनेट नहीं बनवाने देना है, क्या करूँगा मैं, दुनिया भर के मॉलिक्यूल्स डाल दूंगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की, तो जितनी भी एक्टिव साइट होंगी भाई उसको तो दिखेंगे, अरे ये तो एक टाइप के इंसान है, यही आ जा रहा है बार बार, तो वो बेचारा मिल ही नहीं पाएगा, ऐसा करके, ठीक है। अब एंजाइम्स का भाई क्या है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल सा है, नामकरण और कैसे किस कैटेगरी में रखना है, इसकी एक प्रोसेस है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, एजाइशन बेस पे आएगा। जैसे एंजाइम का क्लासिफिकेशन करना है, तुम्हारे पास कितनी क्लास होनी चाहिए, 6 कक्षा होनी चाहिए। बच्चे बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, 6 क्लास कम से कम चाहिए, ठीक है। अब 6 क्लास के अंदर तुमको 4 से 13 सब क्लास रखनी पड़ेगी, ठीक है। और उसमें भी वो सेक्शन ABCD करके था ना, सो 4 डिजिट नंबर होना चाहिए, ठीक है। सो एंजाइम का वो 6 13 4, 6 4 13 4 ऐसा करके, 6 4 1 3 4 ऐसा करके तुम याद कर सकते हो। 6 क्लासेस है मेरी, या 4 से 13 मेरा सब क्लासेस, और 4 मेरी डिजिट नंबर।
अब डिहाइड्रोजिनेस या फिर ऑक्सी रिडक्टेज क्या होता है? कुछ ना दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तुम्हारा ऑफ कोर्स ऐसे ही सेल्स होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। कॉमन सेंस। डिहाइड्रोजिनेस पानी निकाल के बॉन्ड बनाएगा, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। कटेगा तभी तो बॉन्ड, वो कटेगा तभी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और कटते ही एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन, इधर से जुड़ेगा उधर से हटेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। सो ये मेरा सिंपल सा इक्वेशन दिया हुआ है। कुछ ना पूछते यार इससे, ठीक है। तुमसे बस यही पूछेंगे जो पूछेंगे भी, और अगर पूछते भी हैं तो ऐसा भाई चिंदी सा क्वेश्चन तुम ऐसे ही मार लोगे तुक्का। ट्रांसफरेज, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, सिंपल सा नाम से ही पता लग रहा है। जैसे फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होता है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस पढ़ी है तुमने? वहां पे फ्रक्टो वो ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनता है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो कैसे बन रहा है? ट्रांसफर ऑफ ग्रुप ऑफ फॉस्फेट, दैट इज हाइड्रोलिस। एंजाइम कैटालाइज कर रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ईथर पेप्टाइड। क्या होगा? एनर्जी रिलीज, बॉन्ड ब्रेक होगा, पानी निकलेगा, और ये सारा होगा, ठीक है। हाइड्रोलिस माने पानी तोड़ना। लाइएज, रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट, सिंपल। लाइज माने तोड़ने वाला। लिसेस पढ़ा है, तोड़ने का काम है, दैट्स इट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात याद आ गई कि ए बी थे और सी आ गया तो ए सी हो गया और बी हट गया, ऐसा करके। सो लाइज। आइसोमेरेज, कुछ ना भाई, आइसोमेरिज्म ऑप्टिकली जियोमेट्रिकल पोजिशनल आइसोमेरिज्म इंटरकन्वर्जन में काम आएगा। ऑप्टिकल फोटो दे दे और ज्योमेट्रिकल शेप दे दे, ठीक है। पोजीशन, पोजीशन दे दे। ऑप्टिकल माने फोटो इधर से उधर चल गया, ज्योमेट्रिक माने इधर था तो इधर आ गया, दैट इज। लाइगेज, लाइज जो है मेरा तोड़ने में, लाइगेज जोड़ने में। लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड, डीएनए लाइगेज जो हम पढ़ते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते थे। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, एक लीडिंग होता है, एक लैगिंग होता है। लैगिंग वाला बीच बीच में तोड़ तोड़ के होता है, लीडिंग वाला चल भैया ट्रेन एकदम, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट न्यूक्लियर तोड़ने के लिए काम आएगा, बाकी जॉइंट के लिए काम आएगा, एंडोन्यूक्लियस प्लांट का ना। अब कोफैक्टर से कहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इवन कुछ बुक्स में तो एंजाइम करके अलग चैप्टर दे रखा है, मॉड्यूल्स वॉड्यूल्स में, तो ये काफी ज्यादा क्वेश्चन हर बार आएगा इससे। अब कोफैक्टर्स क्या होंगे? को मतलब सहायक, फैक्टर मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि हेल्प कर रहे हैं। सो ये सारे होलो एंजाइम माने सेपो एंजाइम करते हैं। होलो एंजाइम क्या होता है? एक टोटल एंजाइम, ठीक है। अब उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो एपो एंजाइम, एपो 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 प्रोटीन पार्ट। को फैक्टर जो कि नॉन प्रोटीन का पार्ट है, लगी रहना है, हेल्प करेगा ऑफ कोर्स। तो रिक्वायर्ड फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, सिंपल। अगर ये को फैक्टर ना हो तो क्या होगा? अगर तुम्हारे पास सहायक ना हो तुम्हारे, जैसे कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारे टीचर ना हो, ठीक है, तो तुम कैसे नीट क्रैक करोगे? नहीं कर पाओगे ना अच्छे से, तुमको दुनिया भर का वो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए कोफैक्टर अगर लूज हो जाता है तो तुम्हारी कैटालिटिक एक्टिविटी लूज हो जाएगी, ठीक है, जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है। तुम्हारे टीचर तुम्हारे सिलेक्शन कराने में हेल्प करेंगे, सिलेक्शन नहीं देंगे, ठीक है। सो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो अगर है तो हेल्प तुम्हारी अच्छे से हो रही है। अब इसके अंदर भी कोफैक्टर के अंदर तुमको दो चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले तो कोफैक्टर के अंदर को एंजाइम आएगा और प्रोस्थेटिक ग्रुप आएगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या? जैसे कि हीम हो गया, एक्टिव साइट वाले, ठीक है। टाइटली बॉन्ड जैसे कि पेरोक्साइड ऑक्सीडाइलेज वाले। ये क्वेश्चन ना आएगा पर वो प्रोस्थेटिक ग्रुप से, बस ऐसे ही हीम का एग्जाम्पल है, वो एंजाइम से आएगा। जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में तुम्हारा बीटा जो है इसके 3 होते हैं। सो थायमिड या टीपीपी भी ऐसे करके हैं, ठीक है। सो B3 जो है नियासिन होता है, NAD या फिर NADP, गॉट इट। बीटा 2 जो है मेरा राइबोफ्लेक्सिन FAD, और थायमिन जो है मैं TPP, ठीक है। TPP वो पबजी वाला ना भाई कि TPP ले रहा है, नहीं भाई, थायमिन मान TPP एक मॉलिक्यूल है। राइबोफ्लेक्सिन FADH, नियासिन NADH, ठीक है। NN राइबो से FADH और TPP से थियामिन, ठीक है, थियामाइन। और अभी कोएंजाइम के अंदर तुमको एक और है कि मेटल कायन। मेटल कायन क्या करेगा? जैसे होलो एंजाइम के अंदर एपो एंजाइम और कोफैक्टर, कोफैक्टर के अंदर तुमने अभी देखा को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप और मेटल आयन। तो मेटल आयन मेरा कोऑर्डिनेट करेगा, यहाँ पे जिंक होता है, गॉट इट। अब जिंक जो होता है वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कों तुम जाओ जिंक की टैबलेट दे दो, भैया जी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाऊंगा। नेचुरली है भाई, फालतू छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल इसलिए दिया हूँ ताकि तुमको मेटल आयन का जिंक इंपॉर्टेंट लगे, तुम भूलोगे नहीं ऐसे, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिंक मेरा इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलाइड पेप्टाइडेज, ठीक है। अब ये करेगा क्या भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है मेरा फास्टेस्ट एंजाइम है, ये लिखा हुआ है, बता दिया हूँ मैं तुमको। सो ये सारी चीज़ें लिखी हैं। एपो एंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है, एपो एंजाइम टाइपली बॉन्ड होता है, पेरोक्साइडेज और कैटालाइज होता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मजे मजे में लगता है हीम बस बोला हूँ,
बट ये भी इंपॉर्टेंट है कौन सा क्या कैसे बॉन्ड है, किसके साथ बॉन्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है बेसिकली, पेरोक्साइडाइज और कैटालिस के साथ अपना करेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पानी को तोड़ने ओड़ने में काम आएगा। हीम जो है एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि पार्ट होता है किसका, एक्टिव साइट का। हाथ मिला रहे हो ना दोस्तों, एक्टिव साइट। कोएंजाइम मेरा ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एसोसिएट रहता है विद द अपोएंजाइम, जो कि ट्रांसिस्ट करने में मदद करेगा। ट्रांजिएंट मतलब घूमने वालने वाले, ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट ट्रांजिएंट, ठीक है। वाइटामिन्स वही होते हैं भाई, कोएंजाइम वनजाइम में हेल्प करेगा। कोएंजाइम मेरा जैसे निकोटिनामाइड हो जाएगा, एडेनाइन हो जाएगा, डाइनिक्लोट, ठीक है। NADPH, सो NADPH में नियासिन और निकोटिनामाइड में एडेनिन का अपना NAD आ जाएगा, ठीक है। बाकी विटामिन में अपना अभी देखा हमने, थियामिन में TPP आ रहा है, राइबो में FAD आ रहा है, और नियामिन में नियासिन में NADP, ठीक है। NAD या फिर NADP। अब इसके बाद तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के लिए मेटल आयन कौन सा रहेगा, जिंक रहेगा, जो कि कोफैक्टर ऑफ प्रोटोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में तुम्हारा एक कार्बोनिक एनहाइड्रेस भी आता है जो कि तुम्हारा कार्बोहाइड अरे यार कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में काम आएगा। कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो लूज कर देगा जब तुम्हारा हेल्पिंग वाला जैसे टीचर को फैक्टर लूज कर देते हो तुम, ठीक है। अब यहाँ पे समरी उमरी में कुछ नया नहीं है और ना ही मैं समरी पढ़ने वाला हूँ क्योंकि मेरा हो गया है अब भाई एकदम सेचुरेशन पॉइंट, ठीक है। पर पढ़ देता हूँ यार, तुम मेरे भाई इतने प्यारे दोस्त हो, मैं कैसे मना करूँ। एंजाइम जो है प्रोटीन होता है, ये बायोकेमिकल नेचर है, कैटालिटिक पावर रहती है जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करेगी। थोड़ा भी इधर उधर किया बदतमीज हो जाएगी। Km मेरी वैल्यू Vmax/2 होती है। माइकेलिया कांस्टेंट होता है ये। एंजाइम लोअर होता है हमेशा, जो एनर्जी रहती है वो प्रोडक्ट की कम रहती है रिएक्टेंट से, और एंजाइम मेरा अल्टरनेटिव देता है फॉर द पाथवे, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है और हम जल्दी से उस रिएक्शन के प्रोडक्ट को अचीव कर पाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद 3 टाइप का हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ा, जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड, जो कि फाउंड होते हैं इन द लिविंग सिस्टम। लिपिड हमारा इसके साथ आ जाता है क्योंकि वो थैले के अंदर बध के आ जाता है मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर, भले उसका 800 डाल्टन वेट है, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है माइक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं वो जनरली पॉलीमर्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा अमीनो एसिड से बना हुआ होता है क्या, प्रोटीन, तो ये हो जाएगा पॉलीमर। गॉट इट। बाकी ये सारी चीज़ें न्यूक्लिक एसिड, RNA, DNA, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। और इसके अंदर बायो मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर भी स्ट्रक्चर होती है हायरार्की। हायरार्की माने पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी माने हीमोग्लोबिन, 2 अल्फा 2 बीटा। दो बीमारी पड़ी थी, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या थी, बीटा चेन के 6 पोजीशन पे ग्लूटामेट बेलाइन, व्हाट इट। दूसरी थैलेसीमिया, अल्फा बीटा चेन का अप डाउन, व्हाट इट। अप डाउन इन द सेंस कि इंक्रीज या डिक्रीज। अब इसके बाद हमने देखा काइटिन। काइटिन मेरा आएगा एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा, फॉर्म स्टोरेज काम में आएगा स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च मेरा हेलिकल है, आयोडीन बाउंड करेगा, ग्लाइकोजन के साथ नहीं बाउंड करता है, ठीक है। और वेराइटी ऑफ सेलुलर होंगे इस एंजाइम में। एंटीबॉडी काम रहेगी। कोलेजन मोस्ट अबंडेंट एनिमल है, और प्लांट और अगर वर्ल्ड में तुमको जानना है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, तो वो मेरा रुबिस्को है। रुबिस्का कैसे है, बाय टाइप का है, लाइक ऑक्सीजन के साथ भी करेगा, CO2 के साथ भी करता है बाउंड, ठीक है। ऑक्सीजनेस करेगा तो डबल वेस्टफुल प्रोसेस, फोटो रेस्पिरेशन वाली चीज़ें हो जाती हैं, यहाँ पे नहीं है उस चैप्टर का ये। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमको पता है कि दुनिया भर की वैरायटी है, केमिकल कंपोजिशन है जो कि हमारे टिश्यू के साथ हुआ है। इसको एनालाइज करते हैं हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का चूरन बना के, उस चूरन को हम पानी के साथ घोलते हैं, छन्नी के साथ, बटर कप के साथ कराते हैं, तो 2 पार्ट मिलता है, एसिड सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, या फिर एसिड इनसोल्यूबल, जो कि मैक्रो होते हैं, मोटेड, और बाकी माइक्रो होगा। लिपिड बायो मैक्रो है। ये सारी चीज़ें हैं। वेट है इसका। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड के बारे में है। फैटी एसिड्स मेरे होते हैं जहाँ पे तुमको अमीनो एसिड 20 टाइप के होते हैं, 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल। 10 एसेंशियल वाले में से 2 सेमी एसेंशियल होते हैं। और इसकी ट्रिक थी मेरी, ट्राई दिस VIP मॉल ट्रिप्टोफैन दिस से ट्राइस्पीन, ऐसा करके। इसको याद करने की जरूरत नहीं है तुमको, बट जनरली आइडेंटिफाई करने के लिए ल्यूसिन, लाइसोल्यूसिन, फलान ढिमकाना, बहुत सारे थे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी फैट और ऑयल में तुमको लेसिथिन पता होना चाहिए, फॉस्फोलिपिड जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे लंग्स में का आएगा काम। कोलेस्ट्रॉल मेरा अच्छा भी है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फिलिंग पार्टिकल का काम करेगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस करेगा कॉज, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर हो जाता है। अब तुमको जो मैंने कुछ बताए थे, अच्छा रुको, थोड़ी सी और चीज़ें हैं यहाँ पे, चेंज करता हूँ टेम्पलेट, ठीक है।
अब देखो तुमको ये पता होना चाहिए, जैसे काइटिन जो है स्टार्च, ग्लाइकोजन और इन्यूलिन ये मेरा होमोपॉलीमर है। अगर अगर मेरा हेट्रोपॉलीमर है। फ्रक्टोज ये मेरा फ्रूट शुगर है। गॉट इट? फ्रक्टोज फ्रूट शुगर। प्रोटीन मेरा लेफ्ट हैंड मेरा एन टर्मिनल कहलाएगा, राइट वाला एंड सी टर्मिनल। इसको मैंने तुमको और इजी करके बता दिया, अमाइनो वाला और एसिड वाला। ठीक है। और लिपिड जो है मेरा एस्टर रहेगा, प्रोटीन मेरा पेप्टाइड रहेगा, न्यूक्लिक वाला मेरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहेगा, पॉलीसेकेराइड मेरा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है। अगर मेरा इनहिबिटरी है वो मेरा करेक्ट किया जा सकता है इनहिबिटरी सबस्ट्रेट एनालॉग की वजह से। ठीक है। अब वी मैक्स जो होता है रिमेन अनचेंज रहता है, के एम को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं वी मैक्स बाय 2 से। गॉट इट? अभी ये दुनिया भर के मैंने क्वेश्चन कराए हैं, तो अगर तुमको करना हो तो जस्ट कमेंट में लिख देना, मैं इसको भी प्रूव कर दूंगा। काफ़ी ज़्यादा इजी है और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन, लाइक हर एक लाइन से जो जो बन सकते वो सारे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। आओ अगला चैप्टर साथ में पढ़ते हैं।